Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your Sir Chetan Sharma. For the class 7 subject science overrunning chapter according to the NCERT pattern fiber to fabric. According to this chapter we are understanding and we get the knowledge about to the how does the fiber convert into a fabric. It means आप लोगों को ये पता चलेगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह के कौन कौन से फाइबर्स आप लोगों को नेचर में अवेलेबल होते हैं या कुछ सिंथेटिकली बनाए जाते हैं और उनको फैब्रिक बनाने में या क्लॉथ मटेरियल बनाने में यूज़ लिया जाता है। यानी जितने भी आप लोग देख रहे हो जैसे पर्दे वगैरह देख लिए, कर्टन्स है, कारपेट्स है, ब्लैंकेट है, सीट्स है, बेड सीट्स है, ठीक है ना, और आप लोगों के टेबल क्लॉथ्स वगैरह हो गए, आप लोगों के खुद के गारमेंट्स वगैरह हो गए, आप लोगों के क्लोथ्स वगैरह है, रेडीमेड्स क्लोथ्स है, वो सब कुछ फैब्रिक कहलाता है ना। तो अब ये फैब्रिक फाइबर से होकर आते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने फाइबर को अंडरस्टैंडिंग किया था। फाइबर इट इज़ डिवाइडिंग इनटू टू टाइप्स, वन ऑफ द नेचुरली फाइबर एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच वी गेट फ्रॉम टू द नेचर एंड अदर एंड द आर्टिफिशियल फाइबर विच मीन्स fibers which is the made by to the human being with the chemically treatment. Okay, so in the artificial fiber we are understanding, we will later on to the 8th standard in the further classes, but in this class we are understanding about to the some natural fiber. In this sequence we are understanding about to the wool, one of the animal fiber wool, and second is the silk. बच्चों हम लोगों ने नेचुरल फाइबर को वापस से क्लासीफाई किया था कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो आइदर बाय द प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। तो प्लांट को हम लोगों ने 6th में क्लास में कवर कर लिया था। प्लांट फाइबर जैसे आप लोगों को बता दिया था मैंने, कॉटन होता है, जूट होता है, ये हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ लिया था। 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेचुरली ऑक्यूरिंग होने वाले एनिमल फाइबर को पढ़ना है ना, जो सिर्फ नेचर देता है और नेचुरली कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो फाइबर बनाने में या फाइबर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो उसके सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे वूल है तो वूल हम लोगों को शिप है, याक है, अंगोरा गॉट है, रैबिट वगैरह है, यहाँ से हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं। तो ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हो गए और यहाँ से वूल का फाइबर जो होगा वो ऑब्टेन किया जाएगा, जो कि हम लोग विंटर सीजन में अब आने वाली सीजन में हम लोग पहनेंगे, है ना। उसी प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो दूसरा एक नेचुरल फाइबर और है, वो है सिल्क। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सिल्क मॉथ का, यानी कि जो इंसेक्ट होती है जिससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, उसको कहते हैं सिल्क मॉथ। कई बार सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म आप लोग कोई भी बोल सकते हो बच्चों। तो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म जो होती है वो एक इंसेक्ट है जिसकी वजह से आप लोगों को सिल्क का फाइबर जो होगा नेचुरली आप लोगों को ऑब्टेंड हो सकता है। तो उसका हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा था कि किस तरह से सिल्क मॉथ जो है वो मलबेरी लीव्स के ऊपर जाती है, उसको फीडिंग करती है, फिर वहाँ से अपने एग रिलीज़ करती है, वो एग एक टेम्परेट में आकर हैच आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वहाँ से कैटरपिलर जो है वो उसी मलबेरी लीव्स की फीडिंग करता है और लावा निकलता है, लावा जो होता है वो धीरे धीरे कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है। अब कैटरपिलर में एक टेंडेंसी आ जाती है, वो क्या कर देती है अपने सिल्क ग्लैंड से अपने ही चारों तरफ एक स्पिन कर देती है जहाँ पर कोकून बन जाता है और कोकून के अंदर की तरफ ही वापस से सिल्क मॉथ डेवलप होती है ना। ये सारा सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज का जो टुडेज़ का टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। कोकून से आप लोगों को सिल्क का फाइबर कैसे आप लोग ले सकते हो, तो मैं सारा ही प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों आप लोग बने रहना और पॉइंट वाइज इसको कॉपी में मेंशन करना है, नोट आउट करना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। सिल्क फाइबर इज एन ऑल्सो नेचुरल एनिमल फाइबर। सिल्क का जो फाइबर होता है वो एक्चुअली कैसा होता है बच्चों, ये नेचुरली एनिमल से ऑब्टेन होने वाला फाइबर है और उस एनिमल का नाम भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ। किससे ऑब्टेन होता है बेटा, सिल्क मॉथ से। इसको जनरली आप लोग सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हो, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सिल्क वॉर्म भी बोला जा सकता है ना। तो रेशम कीट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रेशम के कीट होते हैं। ये कीट होते हैं जो कि रेशम यानी कि सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं जो इसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। सबसे पहले होता क्या है कि ये सिल्क मॉथ जो होती है
वो मलबेरी जो प्लांट्स होते हैं, मलबेरी ट्री जो होते हैं, उनकी लीव्स को फीडिंग करती है, वहाँ पर ये चली जाती है। तो सिल्क मॉथ जो होगी वो कहाँ चली जाएगी बेटा? सिल्क मॉथ। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया। क्या होता है कि जब सिल्क मॉथ को रियर किया जाता है, उसको पाला जाता है फॉर द गेटिंग द पर्पस ऑफ सिल्क फाइबर। देखो, सिल्क का फाइबर आप लोगों को बनाना है या सिल्क का फाइबर आप लोगों को गेट करना है, तो इसके लिए काफ़ी सारे लार्ज स्केल के अंदर सिल्क मॉथ को रियर किया जाएगा, उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, उसको पाला जाएगा और फिर वहाँ से आप लोगों को सिल्क का फाइबर जो होगा वो ऑब्टेन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक कल्टीवेशन होता है, एक कल्चर है जिसको कहा जाता है सेरिकल्चर। तो एक बार पहले मैं सेरिकल्चर की डेफिनेशन लिखवा दूँ, फिर आगे चलते हैं। तो सेरिकल्चर के हेडिंग डाल दीजिए। सेरिकल्चर होता है क्या बच्चों? इसको आप लोग सेरी फार्मिंग भी बोल सकते हो, है ना। तो देखो होता है क्या बच्चों सेरिकल्चर के अंदर? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ। आप लोग किसको रखोगे, किसको पालोगे? सिल्क मॉथ को। सिल्क मॉथ्स ऑन द लार्ज स्केल, एक बहुत बड़ी मात्रा में, सिर्फ एक दो सिल्क मॉथ को नहीं रखना है ना, बहुत सारे सिल्क मॉथ, उसको आप लोग पालोगे। क्या पर्पज़ है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? कोई ना कोई तो बेनिफिशियल होगा इससे। सिल्क मॉथ से क्या बेनिफिशियल है? हम लोगों को सिल्क का फाइबर मिल रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मॉथ ऑन द लार्ज स्केल फॉर गेटिंग, क्या प्राप्त करने के लिए? फॉर गेटिंग सिल्क फाइबर। और इस सिल्क फाइबर को वो क्या करते हैं? मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह को या तो डायरेक्टली दे देते हैं या इनडायरेक्टली वे में वो कुछ सिंथेटिक करके या कुछ मैन्युफैक्चर करके फिर वो देते हैं, है ना। तो इस तरह से उनकी अर्निंग हो जाती है, एक तरह का ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं। तो सेरिकल्चर एक तरह का एक ऑक्यूपेशन है। पहले सिविलाइजेशन पीरियड में तो सेरिकल्चर बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है ना। और अभी भी ये चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अभी रुक गया है। लेकिन क्या हो रहा है कि नेचुरली सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए मतलब कहने का मतलब हो गया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट वगैरह ने सर्च किया कि भाई इसका एक अल्टरनेट सोर्स क्या बनाया जा सकता है। तो नेचुरली फाइबर की जगह पर, नेचुरल सिल्क की जगह पर इंस्टीट किया हुआ है एक आर्टिफिशियली सिल्क, जिसको रेयन कहा जाता है। वो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आने वाली क्लास में यानी कि 8th में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि तो सेरिकल्चर एक प्रकार का क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जो इंडिया में तो मोस्टली चलता है। लेकिन इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे चाइना है, ठीक है ना, ब्राज़ील है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी सिल्क का कल्चर किया जाता है। तो ये सिल्क की फार्मिंग, ये सिल्क का कल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफाइल चलता है। उसके बाद में बच्चों अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। देखो प्रोसेस क्या होता है, तो हेडिंग डाल दीजिए प्रोसेस। देखो सबसे पहले होगा क्या बच्चों, इसी प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पे लिखो कि जो सिल्क मॉथ होती है, सिल्क मॉथ reared and feed on mulberry leaves। मलबेरी लीव्स, सबसे पहले पॉइंट में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिल्क मॉथ का भोजन ही क्या होता है, मलबेरी लीव्स होती है। एक्चुअली मलबेरी सहतूत की पत्तियों को कहा जाता है बच्चों। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मलबेरी होती क्या है, कि ये सहतूत की पत्तियां होती है। अब उसके बाद में ये क्या करती है, ध्यान से सुनना, ये सिल्क मॉथ क्या कर देती है, ले देयर एग्स हियर। सिल्क moths lay their eggs। यहाँ पर वो एग्स दे देती है। अब जनरली एक दो एग नहीं देते बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ द एग्स, 100 ऑफ द एग्स एक साथ में वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्यों? काफ़ी सारे एग्स होते हैं तो वो इमेच्योरिटी के कारण वैसे ही टूट फूट जाता है, वो परिपक्व नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो इस वजह से इनका जो प्रोडक्शन जो होता है वो 1000 के करीबन या फिर 100 एग जो है वो एक साथ में वन टाइम में वो रिलीज़ कर देते हैं, है ना। अब जैसे वो एग रिलीज़ करेंगे, एग कहाँ रिलीज़ करते हैं, अगेन ऑन द मलबेरी लीव्स, क्योंकि यहाँ से तो ये अटके जाएंगे नहीं, तो मलबेरी लीव्स के ऊपर ही ये क्या कर देते हैं बच्चों, अपने एग को रिलीज़ कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या होता है, ये एग जो होते हैं बच्चों ध्यान सुनना, इनको एक अंडर कह सकते हैं ना कि एक कंडीशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, वो क्या होती है कि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाता है और प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता है ना।
टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो ये एग हैच आउट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना, फटकर बाहर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, एग्स कीप्स अंडर द राइट टेम्परेचर, एक राइट टेम्परेचर या प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर इसको रखा जाएगा, फॉर सो एग्स हैच आउट, ये हैच आउट हो जाएंगे यानी कि टूट जाएंगे, एग टूट जाएंगे, तो क्या होगा, द लार्वा कम आउट एंड लार्वा कम्स आउट। ईच एग से बच्चों, ईच एग, हर एक एग से जो टूटा है, जो मैच्योर था, वहाँ से लार्वा बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये लार्वा जो बाहर आएगा, अब मैं पॉइंट थोड़ा ऊपर की, एक बार जल्दी से मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट आउट करो वीडियो को पॉज करके, क्यों मैं ऊपर वाले पॉइंट में आगे मेंशन करूँगा, थर्ड से आगे ऊपर चलेगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए बच्चों, फटाफट से फास्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे के पॉइंट्स के डिस्कस करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि एग्स हैच आउट हो जाएंगे और वहाँ से लार्वा बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ these larva feeding on mulberry leaves, ये भी मलबेरी लीव्स को ही खाएंगे, एंड कन्वर्ट इनटू कैटरपिलर, और वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अब वो थोड़े से क्या हो गए, थोड़े से एडल्ट बनने जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनकी लार्वा से वो नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि कैटरपिलर में आ जाएंगे बच्चों, है ना। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, ध्यान से सुनना, कैटरपिलर, नाउ द कैटरपिलर stop feeding after 20 to 25 डेज, या आप लोग एक मंथ मान लीजिए, एक मंथ तक वो उसको मलबेरी लीव्स को खाएगा, फिर उसके बाद में वो स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है, द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग आफ्टर द 20 to 25 डेज। कैटरपिलर जो वो अपना खाना बंद कर देता है, यानी वो मलबेरी लीव्स को खाता नहीं है, 20 से 25 दिन इसको हो जाएंगे, या एक मंथ अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, तो वो अपना खाना बंद कर देगा। अब ये क्या होगा, नाउ कैटरपिलर फॉर्म्ड स्पिनिंग around a silk fiber to form cocoon। देखो अब बच्चों होता क्या है, ये कैटरपिलर 20-25 डेज तक फीड करेगा। अब उसके बाद में उसके अंदर एक ग्लैंड आ जाएगी, यहाँ नीचे की तरफ एक ग्लैंड आ जाएगी जिसको बोला जाता है सिल्क ग्लैंड। अब वहाँ से वो सिल्क ग्लैंड क्या करेगी, अपने चारों तरफ स्पिनिंग करेगी, उसी ग्लैंड से जो जो उसका लिक्विड निकल रहा है, सिल्क निकल रहा है, उसको अपने चारों तरफ क्या करेगी, लपेटने का काम करेगी। ये देखो, ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर होती है बच्चों। तो यहाँ से ये जो सिल्क ग्लैंड होती है, यहाँ से एक धागा निकलता है, ये धागा गोल 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 उसके चारों तरफ, उसके ही बॉडी के अराउंड गोल 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 क्या होता रहता है, एक रैप्ड होता रहता है वो। और वो स्टेज क्या कहलाएगी, कोकून कहलाएगी। एक्चुअली होता ही है कि कोकून का मतलब ये होता है कि उसके चारों तरफ, कैटरपिलर के चारों तरफ क्या बनना शुरू हो जाती है, एक सिल्क ग्लैंड से सिल्क निकलना, फाइबर निकलना, थ्रेडिंग होना शुरू हो जाता है, और वो उसको रैप कर देता है ना। अब बच्चों होता क्या है, inside the cocoon silk moth start to continuous developing। सिल्क मोथ का अंदर से बनना खत्म नहीं होता है या रुकता नहीं है। देखो
अंदर की तरफ जो बाहर की तरफ तो इसने वो रैपिंग कर दिया, धागे से लपेट दिया, लेकिन अंदर तो सिल्क मॉथ थी ना, कैटरपिलर था ना, तो कैटरपिलर क्या करेगा, धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा और वो सिल्क मॉथ, एक्चुअली कैटरपिलर सिल्क मॉथ होता है, तो सिल्क मॉथ जो था वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली डेवलप होगा और ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने की कोशिश करता है। अब देखो बच्चों होता क्या है, हियर कोकून, हियर जो सिल्क मॉथ जो होगी, सिल्क मॉथ रीच इनटू प्यूपा स्टेज। जैसे ही सिल्क मॉथ प्यूपा स्टेज में आ जाएगी, सिल्क मॉथ प्यूपा स्टेज का मतलब ये हो गया कि अब कैटरपिलर कन्वर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है और प्यूपा में आ गया, प्यूपा स्टेज, यानी अब उसके थोड़े बहुत यहाँ से फेदर या विंग्स वगैरह थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाएगा, कुछ बॉडी के पार्ट्स वगैरह, जेंटल पार्ट्स वगैरह वो डेवलप हो जाएंगे, तो वो प्यूपा स्टेज कहलाएगी। जैसे वो प्यूपा स्टेज में आ जाएगा देन इट लिव द कोकून, वो कोकून को छोड़ देगा। देखो अब उसने कोकून, यानी कि ये धागा धागा था, अब वो खोखला खोखला धागा तो बाहर आ गया और ये बाहर वाला जो अंदर वाला जो मटेरियल था वो यहाँ पर आ गया, सेपरेट हो गया वापस से। देखो अब ये सेपरेट हो गया, ये वापस से यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से। अब ये गोल 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 जो है वो रह जाता है, जैसे आप लोग कैसे छिलके को बाहर फेंक देते हो और अंदर का मटेरियल ले लेते हो, वैसे ही अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है और ये सिर्फ छिलका यानी कि बाहर का कोकून रह जाता है। अब इस कोकून का ही एक्चुअली यूज़ होता है बच्चों। प्यूपा तो आगे जाकर वो तो वापस से कैटरपिलर आगे जाकर वापस से सिल्क मॉथ बना देगा, है ना। अब ये कोकून का यूज़ होता है। अब ये कोकून को क्या रहता है, नाउ कोकून इज बॉइल्ड, या इसको बॉइल्ड किया जाएगा या इसको क्या किया जाएगा, एक्सपोज इनटू द स्टीम, एक्सपोज इनटू स्टीम फॉर सेपरेटिंग सिल्क थ्रेड। जो सिल्क का थ्रेड इसने बना रखा था वो रीलिंग करने के लिए, वो सेपरेट करने के लिए ही इसको कोकून को एक बॉइल्ड, या आप लोग ये समझ लो एक्सपोज टू स्टीम, या तो बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे या फिर उसको एक एक्सपोज स्टीम यानी गर्म तेज भाप के अंदर से इसको डाला जाएगा, ताकि ये क्या हो जाए कि ये खुल जाए, इसके धागे जो हो जाएंगे वो खुल जाएंगे, है ना। तो स्टीम पास करवाने पर ये क्या हो जाता है, कोकून के ऊपर जो ये जो थ्रेड होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रीलिंग होना शुरू हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। इसी को क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क, विच इज सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, रीलिंग ऑफ सिल्क। और ये अपना लास्ट एंड पॉइंट होता है बच्चों। तो टोटल मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट में बता दिया कि किस तरह से स्टार्ट किया था अपन लोगों ने सिल्क का, और किस तरह से कोकून जाकर एंड में जाकर इस तरह का रीलिंग करके एक एक थ्रेड ये अपन को देता है। तो इस तरह से ये सिल्क का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वीडियो जब बच्चों मेरा आएगा तो मैं आप लोगों को सिल्क के यूजेस बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, एंड तक देखो, एक एक पॉइंट को नोट करो, समझो इसको, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर अस फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो अपना देखो सिर्फ समझने से मतलब नहीं, आप लोगों को ये भी पता चला कि एक्चुअली प्रोसेस क्या था, है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।